जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है 11 होने वाला है, आपको 1 से लेकर 10 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है जहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यदि आपको इस सेट का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है नीचे, आप लोग टेलीग्राम को उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। और ये जो हम लोग सेट चला रहे हैं तो ये सेट आपको यूनिक पब्लिकेशन के तहत चला रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर 46 सेट देखने को मिलेगा। हम लोग 46 सेट को 46 दिन में कवर करेंगे, प्रतिदिन एक एक सेट आपको दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेट की ओर। और ये देखिए, ये सेट जो एक सेट का हम लोग ये जो सेट 10 चलाए थे, सेट 10 उसका 9 नंबर प्रश्न है। ये थोड़ा सा इसमें डाउट था, तो चलिए देखते हैं इसको प्रश्न को। कह रहे कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो यह कब अपनाया था, तो यह जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए सेट का हम लोग प्रश्न 11 का सेट का देखते हैं। तो ये रहा सेट 11 का प्रश्न। पहला प्रश्न रहा कि स्मैप सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, यह स्मैप सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह लॉन्च किया गया था आपको नासा के द्वारा। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा, यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह कब किया गया था, तो यह 15 जनवरी, ठीक 15 जनवरी 15 जनवरी नहीं 31 जनवरी, ठीक 31 जनवरी 2015 को ये लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है। इसमें कौन सा कथन गलत है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्देशित सिद्धांतों के लिए कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो आपका डी नंबर ऑप्शन देखिए, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो डी नंबर ऑप्शन का कथन है यह गलत है। ठीक, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो प्रश्न है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है। ठीक, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देता है। तो क्या होगा, तो जब तेज़ी से ऊपर की ओर चलना प्रारंभ कर देगा तो पैमाने का वज़न अधिक दिखाएगा। जो मतलब लिफ्ट के अंदर वज़न करने वाला पैमाना होगा, उस पर जो व्यक्ति का वज़न होगा वह वज़न आपको अधिक दिखाएगा। ठीक, वह अधिक वज़न दिखाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि GSLV का पूरा नाम। ठीक, GSLV का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा GSLV का, तो यह फुल फॉर्म होगा जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा GSLV का फुल फॉर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वें नंबर प्रश्न है कि हीमोफीलिया, ये जो हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। तो हीमोफीलिया एक उदाहरण है आपका अनुवांशिक रोग का। राइट आंसर बी हो जाएगा, हीमोफीलिया से संबंध है अनुवांशिक रोग का। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या है कि ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी। तो ये जो ललित कला अकादमी है यह आपको स्थापित की गई थी चित्रकला, वस्तुकला और चित्रकला वस्तु और प्रयोग के क्षेत्रों में अध्ययन अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन के लिए ये विकसित की गई थी। ठीक, मतलब स्थापित की गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का ये रहा 7वें नंबर प्रश्न है कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना ... में स्थित है। तो ये कोसी बाढ़ नियंत्रण कहाँ पर स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिहार में। चलिए अगला प्रश्न क्या है।
प्रश्न हम लोग का है कि अफगानिस्तान पर डॉट द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह आर्कमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक, अफगानिस्तान पर पारसिया के दाराशाह प्रथम, ठीक, पारसिया यहाँ पर रिक्त स्थान में होगा कि पारसिया के दाराशाह प्रथम के द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह आर्कमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि यहाँ पर रिक्त स्थान है, कह रहे हैं कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वानमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये सब का अध्ययन जो कहलाता है यह कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न के रसोई गैसों के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डॉट हवा में प्रसार करके। तो जो रसोई गैस का रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है यह है इथाइल मरकैप्टन। ठीक, इथाइल मरकैप्टन को हवा में प्रसारण करके यह पता लगाया जा सकता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे ये जो एलपीजी गैस होता है तो उसमें ये यौगिक मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन, जिससे ये जब भी कभी रिसाव होता है तो वह पहचान में आता है कि वह गैस सिलेंडर से बाहर रिसाव हो रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, ये रहा 11वें नंबर प्रश्न कि फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। तो फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्रति प्राकृतिक पोषक हैं। तो इसमें आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा इबोला बुखार के। ठीक, इबोला बुखार के प्राकृतिक पोषण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि शब्द ये डग पैंडल स्नोकलिंग, गाइडिंग और टर्टल है, टर्टल स्टोक किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 4 शब्द है, डग पैंडल, स्कोनिंग और गाइडिंग और टर्टल और स्कोट, ये किसके साथ जुड़े हैं। तो ये जो शब्द जुड़े हुए हैं यह तैराकी के साथ जुड़े हैं। ठीक, ये तैराकी से संबंध रखते हैं। ये जो 4-5 शब्द है ये तैराकी से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का 13वें नंबर प्रश्न है। 13वें नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर रिक्त स्थान है, कह रहे कि इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है। तो बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है इंटरनेट टेलीफोन। क्या है? इंटरनेट टेलीफोन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है 14 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डॉट नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी को जानते हैं। तो यह बिल्कुल जानते हैं जॉन कंपनी के नाम से। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉन कंपनी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर एक स्थान है और सबसे तेज़ मेमोरी कौन सा है। तो बिल्कुल ये जो सबसे तेज़ मेमोरी है रजिस्टर्स है। ठीक, रजिस्टर्स है, ये जो रजिस्टर है सबसे तेज़ मेमोरी है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। प्रश्न 16वें नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि की गति पर जो दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वह प्रभाव पड़ता है ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होता है। ठीक, जो ध्वनि की गति है वह दबाव से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी से कौन संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक सरफेसन। ये जो मैग्नेटिक सरफेसन है ये सेकेंडरी मेमोरी से कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का ये रहा, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी एस्पेक्ट्रोफोटोमीटर किससे विकसित किया गया था। ये जो एस्पेक्ट्रोफोटोमीटर है यह किससे विकसित
किससे नहीं, ये किसने विकसित किया है, ठीक। इसका आविष्कार किसने किया था, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो इसका आविष्कार बिल्कुल ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रोफेसर GMB, ठीक, प्रोफेसर GMB डॉब्सन के द्वारा यह विकसित किया गया था, ठीक। प्रोफेसर GMB डॉब्सन के द्वारा यह विकसित किया गया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का ये रहा 19 नंबर की जब अग्निशामक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डॉट अम्ल और डॉट में मिल जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो होगा कि यह जो उत्पादन करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो बदल जाता है सोडियम हाइड्रोजन में मिल जाता है, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सोडियम और हाइड्रोजन में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाते हैं, ठीक। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये रहा, प्रश्न है कि एनोफिलीज मच्छर, ठीक, एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वाहन करते हैं। तो इसमें जो एनोफिलीज मच्छर है ये वेक्टर वाहन करते हैं। इसमें पहला है मलेरिया, फाइलेरिया या फिर डेंगू। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मलेरिया और फाइलेरिया ये दोनों क्या करते हैं, वेक्टर वाहन करते हैं, ठीक। राइट आंसर इसमें आपका एक भी ए भी, तो इसमें सी हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का सबसे अच्छा स्रोत है। जिंक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये जो अष्टभुज है यह जिंक का सबसे अच्छा स्रोत है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो इसमें सदस्य नहीं था, इस 4 व्यक्ति में से कौन सदस्य नहीं था, तो ये जो नाना साहब थे इसका सदस्य नहीं थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 23वें नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि आर्कटिका में ओजोन छिद्र निम्नलिखित में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो बिल्कुल यह जो स्पष्ट रूप से जो छिद्र दिखाई देता है यह आपको दिखाई देने लगता है भीषण गर्मी में, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा, यह भीषण गर्मी में स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर होता है उसे डॉट कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए राइट आंसर आपका इसमें तो बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 25वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो नाट्यशास्त्र एक पुस्तक है भारत के शास्त्रीय नृत्य पर लिखा गया और यह पूछा गया कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा, ठीक। राइट आंसर इसमें सी कर लीजिए, भरत मुनि के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये रहा। प्रश्न हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कह रहे कि हमारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य, जो हमारी प्रस्तावना में निहित शब्द है गणराज्य का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है, ठीक। गणराज्य शब्द का सही अर्थ इंगित कौन नहीं करता है, तो बिल्कुल ये कौन जो नहीं करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो इंगित नहीं करता है तो जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है, यह जो इंगित नहीं करता है, ठीक। राइट आंसर डी हो जाएगा, यह राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक। चलिए प्रश्न में देख लिया इसका जो निहित इंगित यहाँ पर इंगित नहीं करता था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न क्या है कि इसरो का पूरा नाम पूछा गया, ठीक। इसरो का पूरा नाम, तो इसका जो पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बियों में जो दरअसल प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग किया है पेरिस्कोप। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा पेरिस्कोप। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 29 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा, किस आंदोलन ने ये, किस आंदोलन पूछा गया, कौन से आंदोलन के द्वारा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया? तो यह निभाया गया था गोवा मुक्ति आंदोलन के द्वारा। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा मुक्ति आंदोलन के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एडीएच का पूरा नाम। ठीक, एडीएच का पूरा नाम क्या होगा? तो इसमें आपका बिल्कुल इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन हो जाएगा। तो एडीएच का फुल फॉर्म है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित 31 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है रेड क्लिफ को। ठीक, रेड क्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 32 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन हो सकता है? थार रेगिस्तान। ठीक, राइट आंसर आपको याद रखना है थार रेगिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओ भाई, अगला प्रश्न हम लोग का ये रहा। प्रश्न रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल यह किया जाता है पल्मोनरी धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? पल्मोनरी धमनी के द्वारा जो अशुद्ध रक्त है उसका संचार किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? भारत गणराज्य के वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है। जो भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति है किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? तो यह घोषित की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न की सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओवम। ये जो ओवम सब ये है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन, एक कथन इसमें सही है और वह कथन कौन सा है? तो इसमें वह कथन है कि एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई त्वरण नहीं होता है। ठीक, एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई त्वरण नहीं होता है। यह कथन बिल्कुल सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न की आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर बना रहा था? तो आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर कौन बना रहा? तो बिल्कुल इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह लॉर्ड माउंटबेटन। कौन से हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर, ये जो बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है। यह के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। ठीक, इस प्रश्न से आपको कितने प्रश्न मिले? देखिए यह प्रश्न बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित कौन सा मंदिर है? ये बृहदेश्वर मंदिर है और यह हिंदू मंदिर है। ठीक, और कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है और भारतीय राज्य में तंजावुर, ये जो
तंगवावुर में एक मतलब जगह है, वहाँ पर स्थित है। और यह अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि यह डॉट के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। ठीक, तो किसके शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें प्रोटॉन 10, न्यूट्रॉन 11 होते हैं? तो उसमें जो परमाणु की परमाणु संख्या होगी, बिल्कुल उसमें संख्या होगी आपका 10 होगी। परमाणु संख्या कितना होगी? 10 होगी। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, 10 होगी। यहाँ पर यही प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। ठीक, चलिए यहाँ पर है प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या 10 होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए प्रश्न है कि ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में, जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ज़मीनी स्तर ओजोन किसका मुख्य घटक है? इस प्रश्न को हम थोड़ा सा फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न है कि आप कहाँ जाइएगा? प्रश्न है कि ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में, जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ज़मीनी स्तर ओजोन किसका मुख्य घटक है? तो ये ज़मीनी स्तर जो ओजोन है यह मुख्य घटक आपका धुआं का होता है। ठीक, धुआं का मुख्य घटक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट बराबर क्या होता है? तो एक कंप्यूटर में 1024 बाइट बराबर जो होता है वह 1 KB होता है। ठीक, 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवासी स्थान था। यह किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक, यह लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवासी स्थान था। यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह जो बनवाया, बिल्कुल यह बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। ठीक, लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो लाल किला शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ठीक, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो किया गया था, बिल्कुल यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह क्रिस्टियन बोमार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक, क्रिस्टियन बोमार्ड के द्वारा किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न का यह रहा कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स है, लिनक्स है, पास्कल है, बेयर धातु है। तो इसमें जो नहीं होगा वह पास्कल, ये नहीं होगा। ठीक, कंप्यूटर का ये भाग मतलब कोई इससे संबंध नहीं है। ठीक, चलिए राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन की खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह सम्मानित किया गया था फ्रेडरिक बेटिंग को। ठीक, फ्रेडरिक बेटिंग को यह सम्मानित किया गया था इंसुलिन को खोज के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है कि सौरोलॉजी, ये जो सौरोलॉजी का अध्ययन है, तो ये सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बिल्कुल ये आपका छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 48 नंबर है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर का बौद्ध मंदिर है जो डॉट में स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बिहार में स्थित है। ठीक, बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि
कुंडलकुलम, ये जो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट डॉट 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 में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यह जो बिल्कुल ये कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है, जो कुंडलकुलम है। कुंडलकुलम से याद रखें थोड़ा सा है, कुंडलकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि डीवीडी का पूरा नाम, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो बिल्कुल फुल फॉर्म होता है डिजिटल बहुमुखी डिस्क। क्या होता है? डिजिटल बहुमुखी डिस्क होता है, डिजिटल वर्सेटिल डिस्क। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यह महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? बिल्कुल ये बताइए कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश का जो सेवानिवृत्त पेंशन नहीं, ये सेवानिवृत्त का जो उम्र होता है वह कितना होता है? तो 65 साल होता है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा 65 साल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बिल्कुल यह जो आयोजित किया जाता है यह मलेशिया में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा मलेशिया में। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न की नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता आबिए अहमद अली का संबंध किस देश से है? ठीक, 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आबिए अहमद अली, ठीक, ये जो नाम है आबिए अहमद अली, इसका संबंध किस देश से है? सिंपल सा प्रश्न है, किस देश से है? तो बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका संबंध है यह इथोपिया से है। ठीक, राइट आंसर क्या याद रखिएगा? इथोपिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 55 नंबर प्रश्न के हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह मुख्यालय आपको हुबली में स्थित है। ठीक, हुबली में। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक, यह सत्यमेव जयते शब्द जो है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक, ये जो मुंडक उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 98वें नंबर प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, ये जो पहले समझिए कि एक केंद्र शासित प्रदेश ये जो लद्दाख है, इसमें ज़िलों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो ज़िलों की संख्या है बिल्कुल वह है 2। ठीक, इसमें ज़िलों की संख्या 2 है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पंचशील संधि पर भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए थे? तो यह हस्ताक्षर किया गया था चीन के साथ। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन के साथ। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि कर्णम मल्लेश्वरी के पद्मश्री कब मिला था? कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री ये जो पुरस्कार है यह कब मिला था? तो बिल्कुल यह मिला था आपको 1999 में। ठीक, कब मिला था? तो 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो यह अधिकार बिल्कुल यह जो हटाया गया था यह 1978 में हटाया गया था। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का ये रहा 62 नंबर प्रश्न के प्रिंटिंग से पहले
पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटिंग से पहले पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो शॉर्टकट कुंजी का मतलब बटन का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है, बिल्कुल वह इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर Ctrl+F2 से Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि कर्मयोद्धा ग्रंथ, ये जो कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवनी पर लिखा गया है? तो कर्मयोद्धा ग्रंथ यह जो बिल्कुल यह लिखा गया है यह नरेंद्र मोदी के जीवनी पर लिखा गया है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा कर्मयोद्धा ग्रंथ है ये जो नरेंद्र मोदी के जीवनी पर यह लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन्स होते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो इसमें 8 विटामिन होते हैं। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन्स होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया जाता है? तो किसके समर्थन पर MSP निर्धारित किया जाता है? ठीक, बिल्कुल, तो यह निर्धारित किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक, कृषि लागत और मूल्य आयोग के समर्थन पर जो MSP लागू किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 66वें नंबर प्रश्न की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रही? पिछले वीडियो देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना ये अलग से एक पंचवर्षीय योजना पर हम लोग वीडियो बना दिए गए हैं और किस पर कब बल दिया गया, किस पर क्या किया गया, सभी को अलग अलग आपको तो वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखिएगा चैनल के अंदर आप खोजिएगा तो लगभग 2-3 दिन पहले हम लोग पंचवर्षीय योजना पर वीडियो डाल दिए थे। तो जो पंचवर्षीय योजना ये जो 12वीं योजना है यह कब से कब तक चला था? तो 12 से 17 तक। ठीक, याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये 12 से 17 तक चला था। राइट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये रहा। प्रश्न क्या रहा है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 किस कंपनी द्वारा 404 नहीं, ये 4004 है। ठीक, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनवाया गया था? तो बिल्कुल यह जो बनवाया गया था 4004 यह बनवाया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। ठीक, इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा यह बनवाया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक, 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? बिल्कुल, तो इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई थी। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है? बिल्कुल, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है सतलुज काली, ये जो सतलुज और कालू नदियों के बीच यह स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये 71 से 90 तक ये मैथ और इंग्लिश का प्रश्न है। हम लोग 91 से प्रश्न हिंदी को देखते हैं। चलिए यहाँ पर 91 से प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करते हैं। चलिए प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसके लिए एक शब्द करणीय क्या हो सकता है? करणीय। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर डॉट खिल रहे हैं। पेड़ पर क्या?
फल फूल पत्ते टहनी क्या खिल रहे हैं, तो पेड़ पर यहाँ पर फूल खिल रहे हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दोपहर के बाद का समय, दोपहर का बाद का समय क्या कहलाता है? इंग्लिश में आपको वह पीएम कहलाता है। ठीक, दोपहर के बाद का समय इंग्लिश में आपको पीएम कहलाता है, लेकिन वह हिंदी में क्या कहलाता है? तो हिंदी में यह अपराह्न कहलाता है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ये जो पीएम मतलब होता है वह अपराह्न होता है। ठीक, अपराह्न होता है। और जो एएम, ठीक, एएम होता है उसका मतलब पूर्वाह्न होता है। कितने बच्चे इसी में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एएम मतलब अपराह्न होता है और पीएम मतलब पूर्वाह्न होता है, तो ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा नहीं होता है, ये आपको सीधा रहता है पूर्वाह्न। सॉरी, इसमें जो पूर्वाह्न का मतलब क्या होगा? पूर्वाह्न का मतलब एएम और अपराह्न का मतलब पीएम। ठीक, चलिए फिर से देखिए, यहाँ पर पीएम का मतलब यहाँ पर पूर्वाह्न है, तो पूर्वाह्न का जो इंग्लिश होगा वह होगा एएम। ठीक, पूर्वाह्न का एएम और अपराह्न का पीएम। ठीक, ये आप उल्टा मत समझिएगा, ये उल्टा नहीं होता है, ये इसका जो भिन्न होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुलिस विभाग को चाहिए कि वह ... जनता को परेशान ना करे। ठीक, पुलिस विभाग को चाहिए कि वह निर्दोष, यहाँ पर निर्दोष जनता को परेशान करे। चलिए अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ईमानदारी से मेहनत करो चाहे लाभ हो या हानि। क्या हो सकता है यहाँ पर? या लाभ हो या हानि, ये बिल्कुल सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न के दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं, हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर शब्द हाईलाइट किया गया है। इस हाईलाइट शब्द का मतलब बताना है कि देहात मतलब क्या होता है। तो देहात का यहाँ पर मतलब बताया गया है कि यह गांव। ठीक, देहात का मतलब गांव बहुत उपेक्षित है और उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 97 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर रहे हैं। बिना पानी शब्द लिखा गया, ये चारों शब्द तो देखने में आपको बिना पानी ही लगेगा, लेकिन कौन सा सही है? तो बिना पानी ये जो शब्द है ये डी नंबर सही है। ठीक, डी नंबर ऑप्शन वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सिर पर पाँव रख कर भागना मुहावरे का अर्थ बताना है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा बहुत तेज़ी से भागना। राइट आंसर डी हो जाएगा, बहुत तेज़ी से भागना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का दिए गए शब्द का विलोम करना है। हास्य का विलोम क्या होगा? हास्य का विलोम क्या होगा? तो रुदन होगा। हास्य का विलोम रुदन। रुदन मतलब रोना होता है और हास्य मतलब हंसना होता है, तो हंसना का उल्टा रोना होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा सांप सूंघ जाना निश्चेष्ट होना। ठीक, निश्चेष्ट होना राइट आंसर इसमें बी जगह निश्चेष्ट होना, सांप सूंघ जाना, ये मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट था, यह सेट 11 था और सेट 12 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, और इंग्लिश का भी वीडियो आपको जल्द मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।